पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर ऐसे 3 व्यक्तियों को पकड़ा है जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच करवाते हैं। आरोपियों के 2 साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए। आरोपी लिंग जांच कराने की एवज में 40 से 50 हजार रुपये वसूलते हैं। टीम द्वारा मौके पर आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपये बरामद किए गए। शहर थाना पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम इंचार्ज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पलवल जिला उप सिविल सर्जन डॉक्टर JP प्रसाद ने बताया कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली कि रजुद्दीन व सुनील नाम व्यक्ति पलवल क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को दिल्ली ले जाते हैं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों की लिंग जांच करवाते हैं, जिसकी एवज में 40 से 50 हजार रुपये वसूल करते हैं। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई, जिसमें डॉक्टर JP प्रसाद, डॉक्टर निधि सरोद, ड्रग्स कंट्रोलर अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार व लीगल एडवाइजर संजय गुप्ता को शामिल किया गया। टीम ने अपने साथ पलवल में महिला ग्राहक तैयार कर उसे रुपए देकर रजुद्दीन से संपर्क करने के लिए भेजा। महिला ग्राहक ने रजुद्दीन से संपर्क किया तो महिला ग्राहक को जगप्रवेश हॉस्पिटल शास्त्री नगर दिल्ली में बुलाया गया। टीम महिला ग्राहक को अपने साथ लेकर जगप्रवेश हॉस्पिटल के पास पहुंची और महिला ग्राहक को अकेले में छोड़कर साइड में हो गए, जहां महिला की ग्राहक से मुलाकात रजुद्दीन से हुई। रजुद्दीन ने कुछ देर में अपने फ़ोन पर बात करने के बाद लिंग जांच का सौदा 40,000 में तय किया। इसके पश्चात वह महिला ग्राहक को एक 3 व्हीलर में बैठाकर लोनी चक्कर नई दिल्ली पर ले गया, जहां रजुद्दीन ने महिला को मनोज नाम के लड़के को दे दिया, जो कि वह अपनी बाइक पर बैठाकर लोनी बॉर्डर की तरफ चल दिया। टीम लगातार इनका पीछा कर रही थी। कुछ दूरी पर जाने के बाद मनोज ने महिला को ज्ञान नाम के लड़के के हवाले कर दिया, जो कि ज्ञान अपनी बाइक पर महिला को दिल्ली डायग्नोसिस सेंटर लोनी गाजियाबाद में लेकर गया, जहां पर महिला का अल्ट्रासाउंड कर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाया गया और उसके गर्भ में लड़की होना बताया गया। जिसके बाद महिला को वापस लेकर लोनी गोल चक्कर नई दिल्ली की तरफ ले जाने लगा, तो रास्ते में महिला को जोगेंद्र नाम के व्यक्ति के हवाले कर दिया गया। जोगेंद्र महिला को लेकर लोनी गोल चक्कर पर आया, जहां रजुद्दीन पहले से मौजूद था। इसके बाद महिला को वापस छोड़ने के लिए जगप्रवेश हॉस्पिटल पर आए, जहां पर टीम ने दोनों को काबू कर लिया। रजुद्दीन की तलाशी पर 16,000 रुपये व जोगिंदर से 4,000 रुपये बरामद कर ली गए। टीम ने काबू दिया रजुद्दीन व जोगिंदर ने बताया कि वह लिंग जांच करवाने का काम सुनील नाम के व्यक्ति के मार्फत करते हैं, जिसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर सुनील को वहीं पास के लैब से काबू कर लिया गया। यहाँ पलवल में सिविल सर्जन को पता चल रहा था कि कुछ लोग गाजियाबाद दिल्ली को जाकर जांच करवा रहे हैं भ्रूण हत्या करने के लिए। तो जहाँ जहाँ SD हो रहा है, सेक्रेटरीफिकेशन हो रहा है, उसको जैसे कुछ सूचना मिलती है वो टीम बना देते हैं सिविल सर्जन पलवल, उसके बाद टीम जाकर एक्शन करती है। कल एक सूचना मिली थी, कल से कार्रवाई शुरू हो गई। तो गाजियाबाद में कोई दिल्ली डायग्नोस्टिक सेंटर है, वो पढ़ रहा है और उसके टाउट जो है उसके दलाल वो यहाँ शास्त्री नगर पार्क के पास अस्पताल के पास मिलेंगे। तो वही आज बुलाए थे सवेरे 9 बजे। हमारी टीम पहुँची। दिगवाए से राजू नाम का जो टाउट था, जिसको हम लोग पकड़ लिए हैं, उसने 40,000 रुपये लिया और उसने दिया सुनील को। सुनील ने फिर केस रेफर कर दिया मनोज को। मनोज ने रेफर किया ज्ञान को और ज्ञान जाके SD करा दिया। और संयोग से घटना ऐसी रही कि दिल्ली में पैसे लिए, हरियाणा के टिकवाए और UP में जाके SD हुआ। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और कितने आरोपियों को पकड़ा है? 5 हैं आरोपी। तो एक तो छोड़ के भग गया और दूसरा मिला नहीं, बुलाने के बाद भी आया नहीं। कितने ऐसे कहाँ इन लोगों ने अपनी जो ब्रांचें खोल रखी है जो ये गोरख धंधा करते हैं? काफ़ी दूर तो पूरा UP, इधर हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान तक भी कवर करते हैं, दिल्ली हैं। और जैसे हम लोग 20,000 बरामद कर लिए, ये 40,000 ले रखे हैं। ये डॉक्टरों की टीम ने एक नकली ग्राहक बना के दिल्ली भेजा था। जो ये टीम में जोगिंदर, सुनील, राजुद्दीन ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पलवल एरिया से ग्राहक बुलाकर लिंग जांच और गर्भपात कराते
इस बारे में डॉक्टर सिविल सर्जन पलवल ने टीम गठित की और इनको काबू करके पेश किया। तो अल्ट्रासाउंड सेंटर कहाँ पर चलाते थे ये और क्या नाम है उसका? ये अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड शास्त्री नगर दिल्ली में है। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और क्या कार्रवाई की गई है? 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अभी और भी है, अल्ट्रासाउंड मालिक है और वही तफ्तीश जारी है, पूछताछ की जा रही है। ये गर्भपात निरोधक एक्ट PNDT और 420-120 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पलवल नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विषय को लेकर आज पंजाबी धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ दीपक मंगला ने किया। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता, नगर परिषद की चेयरपर्सन इंदु भारद्वाज मौके पर मौजूद रहीं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए फीडबैक फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय सिन्हा ने कहा कि पलवल शहर को साफ व स्वच्छ बनाया जा सकता है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि पलवल शहर की आबादी 1,80,000 के करीब है। शहर के घरों और व्यावसायिक संगठनों में 72 टन कूड़ा निकलता है, जिसका ठीक प्रकार से प्रबंधन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों व अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल है। तरल अपशिष्ट में जल संयंत्रों व घरों से निकलने वाला कोई भी द्रव शामिल है। नगर परिषद द्वारा कूड़े का समय पर उठान करना चाहिए। इसके लिए सफाई कर्मचारियों को जैकेट, कैप, दस्ताने, शूज, मास्क व सफाई से संबंधित अन्य उपकरण उपलब्ध कराने की जरूरत है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां व सूखे कूड़े व गीले कूड़ों को अलग बॉक्स में होना चाहिए। कूड़ा कचरा का ठीक प्रकार से निष्पादन करना चाहिए। कूड़े कचरे से कॉम्पोस्ट खाद बनाई जा सकती है। का आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो क्या क्या जानकारी है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज यहाँ पलवल में ये स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के जो ये 2 दिवसीय कार्यशाला की आज यहाँ शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर हमारे पलवल के क्षेत्र में इस कार्यशाला से आम नागरिकों में, हमारे पार्षदों में, हमारे अधिकारियों में एक जागरूकता आएगी और हम कूड़े करकट को ठीक ढंग से उसको हटवाने में, उसको ठीक स्थान पर पहुंचवाने में हम सबके प्रयास से पलवल को हम साफ और स्वच्छ रख पाएंगे। निश्चित तौर पर इस कार्यशाला का बहुत अच्छा असर हम सबको मिलेगा। लोगों से क्या अपील करते हो? मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि इस समय वैसे भी सारे विश्व के अंदर कोरोना काल चल रहा है, सफाई की हमें बहुत आवश्यकता है। पलवल हमारा साफ रहे, स्वच्छ रहे, हम सब स्वस्थ रहें। इसके लिए ऐसे समय में इस कार्यशाला का बहुत उपयोग है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी नगर परिषदों में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करवाने का जो निर्देश दिया है, इससे मुझे लग रहा है कि सभी शहरों को साफ रखने में आम नागरिक को बहुत जागरूकता आएगी और बहुत मदद मिलेगी। पलवल का जो रैंक आया 357, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत पिछड़ गया पलवल। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि हम सब पलवल को साफ स्वच्छ रखने में, पलवल को स्वच्छता की दृष्टि से इसके रैंक सुधारने में हम सब मिलकर के प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में हम अपना पलवल को साफ रख के पलवल की रैंक को भी सुधारने में हम सबका उस प्रयास में हम सब साझा रहें। जो हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के गांव असावटा के युवकों ने गांव के सरपंच पर खेल से संबंधित सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया है। इस बात को लेकर गांव के युवाओं में सरपंच के प्रति काफी रोष व्याप्त है। युवाओं का कहना है कि उनके गांव में कई ऐसे युवा हैं जो कि विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल कर चुके हैं। उनका कहना है कि गांव में खेल से संबंधित सामग्री व मैदान नहीं होने के चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत वो कई बार सरपंच से कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है।
नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार, ग्राम असावटा। हमारा ये पॉइंट है, हमारे गांव के अंदर न तो 400 मीटर का ट्रैक है। बच्चे जो भी बाहर जा रहे हैं, कोई भी एक्सीडेंटल कार्रवाई हो गई तो उसका कौन जवाबदार रहेगा? 400 मीटर ट्रैक की रिक्वायरमेंट है जो कि हमने सरपंच साहब को दे दी है। ये ग्राउंड था अभी वॉलीबॉल का है, खराब हो चुका, आप दिखा सकते हो इधर। अभी जो मीडिया आने के डर से या कुछ भी जो गाँव में हुआ फैली है, जो भी हुआ है, बात फैलने के बाद ये अभी इसकी सफाई वगैरह हो रही है। और न कोई भी स्पोर्ट्स मतलब गुड्स जो आइटम है ब्लॉक होते हैं, गांव पंचायत की टीमें जाती हैं, जब किटी नहीं है कोई जाएगा ही नहीं, ग्राउंड नहीं है कहाँ जाएगा। एक तरफ से मोदी सरकार मुहिम दे रही है, खेलो इंडिया के अंदर करोड़ों अरबों पैसा खर्च कर रही है, तो क्या मोदी सरकार जी का मतलब कि मेन मकसद ये है कि गांव से बच्चा निकल के जाए? अभी तक कहाँ से गांव से बच्चा आ निकलेगा जब आपको न कोई ग्राउंड अवेलेबल होगा गाँव के अंदर, न कोई किट होगा, न कोई प्रोत्साहन करने वाला कोई बंदा होगा, कहाँ से जाएगा? वो करोड़ों पैसा कहाँ जा रहा है? भाई खेलो इंडिया मुहिम चला रखी, ब्लॉक हो रहा है, पंचायत हो रहा है, पंचायत के अंदर कोई टीम ही नहीं। ग्राम असावटा के अभी 4 या 5 तारीख को पंचायत के गेम हुए हैं, उसके अंदर असावटा की टीम ही नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है? क्योंकि बंदों के पास किट नहीं है, ग्राउंड नहीं, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? ये तो है नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आप वहाँ पहुंच जाओगे ग्राउंड के अंदर। क्या नाम है सरपंच का? इसको लेकर कभी मांग करी है आपने? कुमार, कभी मांग करी है सरपंच से? 4 बार ये बंदे बैठे मेरे बुजुर्ग भाई। मैं तो फिर भी मैं भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं इधर रहता नहीं हूँ, बट मेरे को जब मेरे छोटे भाइयों ने मेरे को प्रॉब्लम बताई, एक प्लेयर होने के नाते मैंने ये मुद्दा उठाया, एजेंडा उठाया है। भाई प्लेयर की, एक यंग प्लेयर की भावना प्लेयर ही समझ सकता है, न कि कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। कौन से गेम के प्लेयर हो? मैं रोइंग प्लेयर का प्लेयर हूँ। मैं एक बार इंटरनेशनल 2018 थाईलैंड एशियन चैंपियनशिप 4th पोजीशन, एशियन गेम इंडोनेशिया जकार्ता 8 सीटर फाइनल। अगर जैसे आप बता 5 रहे बार नेशनल मेडल, जैसे आप बता रहे सरपंच से हम कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सरपंच साहब से मेरा भाई है पुनीत कुमार, इन्होंने 4 बार, ये बच्चे खड़े हैं, इन्होंने 4-5 बार रिक्वायरमेंट कर दी। सरपंच साहब आज भी आए थे, देख के इधर भीड़ को, उन्होंने कोई बच्चों को आश्वासन नहीं दिया, बट ये देखा उन्होंने मीडिया आ रही है, ट्रैक्टर को भेज दिया ग्राउंड क्लियर कराने के लिए। तो आगे क्या करोगे आप? आगे तो हमको ये करना है कि आगे फिर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी, मीडिया के थ्रू हम जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं उनसे हम अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके बाद नहीं होगी। हम एसडीएम से मिलेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे हरियाणा के हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे। मैं मेडल लेके आऊंगा अपने गांव वालों के लिए, मैं उनसे मिलूंगा, तब यहाँ तक की बात मैं पहुंचाऊंगा। जब यहाँ से बात नहीं जाएगी तो। आप असावटा से ही हो? मैं असावटा से हूँ प्रॉपर। नाम है आपका? मेरा नाम भाई पुनीत कुमार है और मैं असावटा गाँव के निवासी हूँ। हम सरपंच साहब से 5 से 6 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। एक हमारे ग्राउंड की सफाई के लिए, बच्चों के लिए, खेल के पूरे सामान के लिए हर बार हमको झूठा आश्वासन मिल जाता है, अब भाई 10 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, और लास्ट में सरपंच साहब ने ये बोल दिया कि पंचायत में स्पोर्ट्स का पैसा नहीं आता सरकार से, और लास्ट में बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। जब हमने मीडिया को बुलाया है, मीडिया के डर से लगा लो या कुछ भी लगा लो, आज उन्होंने सफाई के लिए इधर ट्रैक्टर भेजा है और मशीन भेजी हुई है। हमने उनसे ये बात भी बोल दी, अगर आप हमारे साथ में एक बार लग जाओ, सफाई हम खुद कर लेंगे। उन्होंने बोल दिया कि मेरे बस की कुछ नहीं है। 4 से 5 बार झूठा आश्वासन दे चुके हैं, कार्रवाई कुछ नहीं है, और ऊपर से ही और कहते हैं कि जो तुमको करना है कर लो। अब बताओ, जब बच्चों के लिए गांव में सुविधा नहीं मिलेगी खेल की, तो बच्चे आगे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा कैसे साबित कर पाएंगे? इस गांव में इंटरनेशनल प्लेयर भी है, ये हमारा छोटा भाई है, नेशनल प्लेयर है, और बहुत बुजुर्ग प्लेयर रहे हैं जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे खेल चुके हैं। बट आज ग्राउंड की सुविधा, बच्चों के लिए खेल की सुविधा नहीं होने की वजह से आज अभी ब्लॉक के गेम हुए 4-5 तारीख में कर गांव की टीम नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, बच्चों को खेल की कोई सुविधा ही नहीं है। किस किस तरह के प्लेयर हैं गांव में? भाई गांव में हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं, कबड्डी के भी हैं, वॉलीबॉल के प्लेयर बड़े अच्छे, हमारे कुश्ती प्लेयर भी हैं, क्रिकेट के भी अच्छे। हमारे भाई जो आर्मी से, इन्होंने भी बताया आपको, ये हमारा बैडमिंटन का प्लेयर है। प्रतिभा बहुत है गाँव में, पर उसको ना कोई समझना, निखारना नहीं चाहता, क्योंकि पंचायत हाथ खड़े कर चुकी है अपने, हमारे पास कुछ नहीं है। पंचायत हाथ खड़े कर चुकी है, आप क्या करोगे आगे? अब हम तो मीडिया के थ्रू अपनी, मीडिया से तो आवाज, और आगे क्या प्रदर्शन क्या करोगे? कुछ हम आगे एसडीएम साहब के पास में अपना एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे अपना, और बच्चों की जो आवाज है उसको ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाएंगे। हमारे गांव में अच्छे अच्छे जिम के भी प्लेयर हैं, पर बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। बहुत से बच्चे ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते जो खर्चा नहीं उठा पाते अपना जिम का भी, उनको लिए डाइट का भी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए गांव के अंदर? एक रनिंग के लिए ट्रैक होना चाहिए, स्टेडियम की हमारी मांग है, और जो भी जिस गेम से बच्चा जुड़ा हो, हर गेम का सामान मिलना चाहिए इधर, और हमारी यही मांग है। अगर हमारी मांगे उठती हैं तो ठीक है, नहीं तो मीडिया के थ्रू हम एसडीएम साहब तक, एसडीओ साहब तक हम अपना ज्ञापन देंगे,
और ऊंचे लेवल तक अपनी आवाज़ उठाएंगे, यानी कि जो हमारे खेल मंत्री हैं उन तक भी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। ओसवाल गाँव हसावटा, मेरा गेम बैडमिंटन है और मैं नेशनल प्लेयर हूँ बैडमिंटन की ओर से, और मैंने कई बार सरपंच से बोला भी है। नेशनल कहाँ खेल चुके हैं आप? मैं नेशनल में पंजाब में भी खेला हूँ, हिमाचल में भी खेला हूँ। कब खेले थे आप? कौन कौन से मेडल आपने प्राप्त किए हैं? मेरा सिल्वर मेडल है और सर्टिफिकेट है हमारे पास। सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है, 3-4 8-10 अचीवमेंट्स है मेरे पास नेशनल और स्टेट की, और मुझे कोई फंड वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा है। मैंने 2-3 बार बोला भी उनसे, कुछ जवाब ही नहीं देते। कौन कौन सी जगह आप खेल चुके हो? स्टेट और नेशनल खेल चुका हूँ, 3-4 बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हूँ अपने पलवल से। कहाँ खेल चुके हो आप? ये मेरा इंटरनेशनल पंजाब का है। क्या मांग कर रहे हो आप यहाँ? मैं मांग कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों के लिए एक स्टेडियम एक स्टेडियम होना चाहिए और ग्राउंड होना चाहिए, उनके लिए किट होनी चाहिए, मतलब कि पूरा वो होना चाहिए मैनेजमेंट। तो इस मांग को लेकर कभी आप सरपंच के पास गए हो, क्या आश्वासन दिया? खूब गए हैं, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया आगे से कि पैसा नहीं आ रहा, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते। कैसा क्या करोगे आगे आप? हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अपना वो उठाएंगे, अपना मुद्दा उठाएंगे और उसको आगे तक पहुँचवाएंगे। क्या नाम है जी अंकल जी आपका? मेरा नाम ब्रह्मजीत पोसवाल है, मैं योगी सरपंच का पिताजी हूँ। मुझे आज स्कूल में नौजवान बच्चे आज इकट्ठे हुए और उनके मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन बच्चों ने, मैंने सर्टिफिकेट्स भी देखे मेंबरों के सामने, इन बच्चों ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स लिए हैं। मैं इन बच्चों के सामने और सभी के सामने वायदा कर रहा हूँ, जो बच्चों की डिमांड्स हैं बहुत अत्यंत शीघ्र जल्दी से जल्दी इनकी पूरी जाए और इनका ट्रैक भी बनवाया जाएगा। हमारे बच्चे गांव के बहुत उत्साह हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर बच्चों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आज के समाज के जो सरकार हमें सुविधा दे रही है, सब सुविधा टाइम पे मिलेंगी, और लेकिन बच्चों का भविष्य देखते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बच्चों सभी से कि सुल्फा, गांजा, दारू की तरफ ना ध्यान देते हुए सरकार की इस रणनीति को अपनाएं। धन्यवाद जी। सरपंच साहब क्या कहीं बाहर गए हैं? कैसे? सरपंच साहब बाहर हैं, शायद वीडियो है, डीसी ऑफिस में सरपंच साहब हैं। तो सरपंच साहब से बात होगी आपकी इस बार? मेरी सरपंच साहब से बात हो चुकी है और मेंबर की बात हो चुकी है, उनकी बात हो चुकी है कि इसको हम जल्द, उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा है, अब आप भी कह दो। पलवल और रूंदी रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे लाइन पर पलवल जीआरपी थाना पुलिस को 2 युवकों के शव कटी हुई अवस्था में मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम व शिनाख्त के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले में 174 की कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया यह देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों युवकों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। पलवल जीआरपी थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी नवल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पलवल और रूंदी रेलवे स्टेशन के मध्य किलोमीटर नंबर 1473 11/13 पर एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी आयु करीब 34 से 35 साल है। दूसरी घटना में पुलिस को सूचना मिली कि पलवल और रूंदी रेलवे स्टेशन के मध्य किलोमीटर नंबर 1479 11/9 के पास एक और शव पड़ा हुआ है, जिसकी आयु करीब 23 से 24 साल है। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस भीम सिंह मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों मृतकों के पास ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उनकी पहचान की जा सके। मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हाँ, नवल सिंह जी, ये 2 मामले आए हैं, 2 शव मिले हैं रेल लाइन पर। क्या मामला आया, कब सूचना मिली, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये जी रूंदी पलवल और रूंदी के बीच केम नंबर 1473 के 11/13 पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी उम्र ये 34-35 साल के लगभग है। अभी तक कोई स्वाद नहीं मिला, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अभी मालूम नहीं पड़ आएगी। अननोन में है, अभी 174 की कार्रवाई करके हमने अभी पोस्टमार्टम करा के सिविल अस्पताल में डेड बॉडी को रखवा दिया है। क्या किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं मृतक ने? कपड़े इसमें जी ये 2-3 हिस्सों में कटा हुआ है। नीली कलर की पैंट है उसमें, और टी-शर्ट हमें तो ऐसा पहचान नहीं आ रही, कटी हुई है। दूसरा सब कौन सी जगह मिला, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? दूसरा मिला है जी रूंदी और पलवल के बीच में मिला। ये किलोमीटर नंबर 1479 का 9/11 पर। इसकी उम्र है कोई 24-25 साल, और इसके ये दोनों बॉडी जो है आत्महत्या महसूस होती है। इसमें
अभी तक कोई भी इनका सुराग नहीं मिला है। गांव में भी सरपंच वगैरह और गांव में खबर कर दी है और ड्यूटी वगैरह भी करा दी गई है और बाकी सियाल किसी चौथे कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में डेड बॉडी को रखवा दिया है। पलवल की मोती कॉलोनी में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी 70 वर्षीय पुरुषोत्तम लाल खंडेलवाल ने 28 सालों में 60,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी यह मुहिम जारी है। पुरुषोत्तम लाल खंडेलवाल ने बताया कि हर साल 3,000 पौधे अपनी वाटिका में तैयार कर लोगों को वितरित करते हैं। वहीं 1 लाख हर श्रृंगार के बीच बारिश के मौसम में लोगों को निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपने बुजुर्ग व परिवार के सभी सदस्यों के जन्म दिवस पर पौधारोपण अवश्य करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। पुरुषोत्तम जी, कितने वर्षों से आप ये पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं और लोगों से आप क्या प्रेरणा करते हो? ये लोगों से प्रेरणा हम यही कहते हैं, प्रकृति प्रेम ही पर्यावरण की सुरक्षा का मूल मंत्र है। जितना प्रकृति से प्रेम करोगे उतना ही बीमारियों से दूर रहोगे। दूसरी बात क्या है, प्रकृति प्रेम और आजकल पितृपक्ष में पितरों को याद करना, ये हमारे लिए एक पूर्वजों ने एक ऐसी रीति दे दी थी, जितना तुम इनके करीब रहोगे, जितना इनको तुम याद करोगे, उतनी ही दया बरसेगी। तो अभी तक आपने कितना पौधारोपण? हमारा टारगेट 3,000 पौधे का तैयार करने का है। तो वो 3,000 रुपये पौधे तैयार करके हम लोगों को निःशुल्क वितरण करते रहते हैं। हर साल का हमारा इस हिसाब से 3,000 पौधे का टारगेट होता है और महीने के अंदर जो भी हमारे इस सीज़न के अंदर 1 लाख पौधे के बीच सीज़न के अंदर जो है 3 महीने का 4 महीने का सीज़न चलता है, हर श्रृंगार की फ्री गिफ्ट बांटते पैकेट बना करके। ये 28 सालों से हमारे रेगुलर चला आ रहा है। अब तक हम करीबन 80,000 पौधे हम लगा चुके हैं। उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमें कहीं रह भी जाते हैं, तो लगभग 60,000 पौधे हमारे लग चुके हैं। लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से हम यही कहते हैं कि जितना भी आप प्रकृति से प्रेम करोगे उतना ही आपको मतलब जीवन का आनंद प्राप्त होगा। क्यों कि प्रकृति हमको सब कुछ फ्री देती है। प्रकृति ने 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर वो भी फ्री दे रखे हैं। अब 5 तत्वों के द्वारा हम जी रहे हैं। अगर एक भी तत्व हमारा शरीर में कम हो जाता है तो हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। आज जो हम कोरोना का देख रहे हैं वो यही है, हमारे प्रकृति के तरफ हमारा रुझान नहीं रहा और उस कारण हमें ये दंड भोगना पड़ रहा है। रतिया के वार्ड नंबर 5 में लोगों ने आज मोहल्ले में हो रही वेश्यावृत्ति को लेकर जमकर नारेबाजी की। मोहल्ले वासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 4 के पार्षद गजराज उर्फ गाजी उनके वार्ड नंबर 5 में मकान लेकर वेश्यावृत्ति का धंधा करवा रहा है। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि गजराज और गाजी ने किराए पर मकान लेकर वार्ड नंबर 5 में कुछ महिलाओं को बिठा रखा है जो कि वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं। इन महिलाओं से मोहल्ले के काफ़ी लोग दुखी हैं। मोहल्ले की बेटियां व महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती। जिस घर में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है उस घर के युवकों का जमावड़ा लगा रहता है। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे धमकाने का काम ये युवक करते हैं। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की भी वेश्यावृत्ति के धंधे में पार्षद से मिलीभगत है और अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें समस्या से निजात दिलाई जाए। मामला है क्या? मामला जी आ एमसी ते प्रीत ने गंद पा रखा। किसी ने नहीं, 2 जने गुंडागर्दी करते हैं, दारू पींदे हैं, सारा कुछ करते हैं। हाँ जी, एक गुंडागर्दी करांदा, आर्केस्ट्रा वालियां 10-10 बैठदियां, 10-10 मुंडे आंदे ने नंगा होके कारां ते बह के भी नचदा है। मुंडियां के बूआं नूं परेशानी है, सारे बेड़ा वालियां नूं, आंदी जांदियां नूं, सारे महल्ले नूं ये धंधा करा रहा जी। गुंडागर्दी करांदा, टीमियां बुलांदा, 4-4 आर्केस्ट्रा वालियां नूं, 4-4 मुंडियां नूं, एक नूं बाड़दा, नाल प्रीत है वो नाल बिच बन रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्या? कर रही नहीं, बात भी नहीं सुनी। पुलिस भी इसे किया, पहला आ गई पुलिस, फिर इसे की सुन के फिर इसे नूं ले गए। वो कर करके ये डराबे हैं दे रखे ने सारिਆਂ ਨੂੰ भी मेरे को पैसा
है पुलिस की करेगी। पुलिस ने पहला मारे कनी कर दी, फिर इधर आ गया, कट गई पुलिस लेके गई है उसने। बस इन्होंने कढ़ना चाहिए जी। उरे अगे जावांगे असि तां, उरे भी नहीं सुनते है। कार्रवाई हुई रहना हुई ना जी, अगे जावांगे, धरना लावांगे नहीं, जाम करांगे असि। ठीक है नहीं है जी। क्या मामला है ये? मामला ये है जी उरे गाजी प्रधान रहे जी, ਉਹਦਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਰੇ ਉਹ ਰੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀ ਉਰੋਂ। ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਰੇ ਜੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਉਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਜੇਕਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ ਜਰੋ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਬਸ आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਇੱਕ गाजी ਹੋਈ ਜੀ। ਬੇੜੇ ਥੋੜੇ ਲਿਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੀ। प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, एमडी पैथोलॉजिस्ट, पलवल से आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताऊंगा। आज हमारा विषय है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे लाल रक्त कणों में उपलब्ध होता है। हमारे खून के अंदर 3 तरीके के रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ प्रेजेंट होता है, जो आयरन के साथ मिलकर उसमें रहता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से हर अंग तक ले जाता है और बाकी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आता है, जो कि हमारे श्वास नली से बाहर निकल जाता है। अगर हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे बाकी के अंग काम करना बंद कर देंगे और मर जाएंगे। इस चीज को भरपाई करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया के अंदर कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, जैसे थकावट जल्दी होना, ज्यादा दूर चल नहीं पाना, हर समय जो है शरीर बुझा बुझा सा रहना, सफेदी आ जाना शरीर के ऊपर, और थोड़ा दूर चलते ही आदमी थकने लग जाता है, और अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी को कहते हैं एनीमिया। ये एनीमिया साधारणतः गर्भवती महिलाओं में या महिलाओं में ज्यादा होती है, क्योंकि महामारी के कारण उनके अंदर से काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके साथ साथ में आयरन और हीमोग्लोबिन भी निकल जाता है। अब हमारे साथ ये समस्या आती है कि इसको नापे कैसे। हीमोग्लोबिन के टेस्टों के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन साधारणतः एक फिंगर प्रिक से भी किया जा सकता है या बाजू से ब्लड निकाल के भी किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन के जो टेस्ट है वो सीबीसी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एक तरीके का है। अगर आप सीबीसी के सारे पैरामीटर्स कराते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हुई है, किस चीज के कारण हुई है, कितनी हुई है, वो सारी की सारी चीज की जानकारी मिलती है। खाली एचबी से वो आपको जानकारी नहीं मिल पाती। तो मेरा उम्मीद है कि आप सीबीसी कराएं, ताकि आपका होने वाली हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हुई है उसके बारे में भी पता लग सके। साथ ही साथ तीनों रक्त कणों के बारे में पता लगता है सीबीसी से। तो हीमोग्लोबिन की कमी को आप सीबीसी टेस्ट से देख सकते हैं। अगर ये कम आता है, अगर बहुत ज्यादा कम आता है तो उसे सीवियर एनीमिया कहते हैं, थोड़ा कम मॉडरेट या फिर माइल्ड एनीमिया कहते हैं। माइल्ड एनीमिया के केसेस में जनरली हम अपनी डाइट से इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर एनीमिया होता है, मतलब बहुत ज्यादा एनीमिया हो जाता है, तो उस समय पे हमें ब्लड चढ़वाना भी पड़ सकता है। ब्लड चढ़वाने की अपनी अपनी जो दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग अपने खान पान रहन सहन से ही इसको पूरा करें। अब हम बात करते हैं कि किस किस पदार्थ से हमें हीमोग्लोबिन मिल सकता है। हीमोग्लोबिन या तो जो ऐसी चीजों से मिलेगा जिसके अंदर आयरन ज्यादा